1,13,000 रुपए की जो वसूली थी 125 ईआरपीसी में, उसको किस तरीके से बचाया गया आज हम सारी बात आपको समझाएंगे। और किस तरीके से पुलिस तबिश दे रही थी और किस तरीके से जो वारंट थे वो गलत तरीके से जारी किए जा रहे थे। और जब ये मामला हमारे पास आया तो हमने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया, देखा कि आखिर में जो जजमेंट किया गया है, 25 जजमेंट जो किया गया है 125 का भरण पोषण के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ों की कमियां की गई हैं। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जमदत आगरा से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी करीब 1,13,000 रुपए की जो वसूली थी 125 ईआरपीसी में, उसको किस तरीके से बचाया गया आज हम सारी बात आपको समझाएंगे। और किस तरीके से पुलिस तबिश दे रही थी और किस तरीके से जो वारंट थे वो गलत तरीके से जारी किए जा रहे थे। और जब ये मामला हमारे पास आया तो हमने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया, देखा कि आखिर में जो जजमेंट किया गया है, 25 जजमेंट जो किया गया है 125 का भरण पोषण के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ों की कमियां की गई हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियो बना रखे हैं जो सीआरपीसी 125 के केस में आपका बचाव करते हैं। वो चाहे फिर 125 में साक्ष्य एफिडेविट के खिलाफ में ऑब्जेक्शन वाली बात हो, या फिर रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट की बात हो, या फिर नोटिस की बात हो, या नोटिस प्रोसीडिंग की बात हो। इस तरीके के हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं जिससे कि आप लोगों को राहत मिल सके। आज बेसिकली हम बात करेंगे कि मेरे पास आगरा से एक मामला है, और मामला ये है कि पुलिस दबिश दे रही थी। पुलिस बार बार उस बंदे को परेशान कर रही थी कि भाई वसूली दो, वसूली दो, वसूली दो। वो बंदा ना तो कुछ कमाता है ना कुछ कोई काम करता है, अपने भाइयों के साथ में, अपनी भाभियों के साथ में, अपने किराए के मकान में ही रहता है। बहुत टॉर्चर किया जा रहा था पुलिस के थ्रू कि भाई आपको वसूली आई है तो वसूली दो, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो इस तरीके से चलता रहा चीजें। मेरे पास आई, मेरे पास में ये केस आया, तो मैंने उसको 2 दिन 3 दिन मैंने उसको स्टडी किया, समझा कि आखिर में किस तरीके से हमें बचाना है और किस तरीके से हम देख सकते हैं। मैंने उसकी जितनी भी उसके केस था 125 का, 125(3) का सीआरपीसी का जो केस था, उसकी हमने सारी सर्टिफाइड कॉपी निकाली, जो 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 हमें जरूरत थी। हमने फिर उसमें स्टडी किया कि किस तरीके से ये प्रोसीडिंग चलाई गई है, किस तरीके से एक्स पार्टी आदेश किया गया है। तो कोर्ट ने क्या किया है कि एक पक्षी आदेश पारित किया, एक पक्षी आदेश पारित कर दिया। और जैसा कि आप देखते हैं कि मैकेनिकल वे में हमेशा कोर्ट ये कहती है कि अ, आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, लिहाजा एक अनुमानित राशि जो होती है वो लगा देती है, वो बांध देती है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जब एक पक्षी आदेश किया जा रहा है तो उसका जो प्रार्थना पत्र है उस पर प्रे होनी चाहिए, और उसी प्रे के आधार पे एक पक्षी आदेश होना चाहिए। ये जो अनुमानित लगाया जाता है, मगर जज जो है ना, वो अनुमान नहीं लगा सकता। वो अनुमान तभी लगा सकते हैं जब कोई चीज मेरिट पे डिसाइड हो रही है, यानी दोनों पार्टियों को एक साथ सुना जा रहा हो, तब निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नहीं इतना नहीं इतना होना चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपर्टी कर रहे हैं तो फिर आपको जो प्रे की गई है वही अमाउंट आपको करना है। इस चीज पे हमने देखा, हमने सबसे पहले उसके दावे में मैंने ये देखा कि जो प्रोसीडिंग है वो सम्मन किस तरीके से दिया गया है, सम्मन की प्रोसीडिंग कैसे करी गई है, सम्मन की तामीला कैसे कराई गई है। तामीला के बाद में रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है वो कितने दिनों बाद फाइल किया गया है। क्या रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट पत्नी का फाइल होने के बाद में क्या 4 हफ्ते का टाइम उस पति को दिया गया है या नहीं दिया गया है, या फिर जो एफिडेविट जो दाखिल किया गया है वो एफिडेविट क्या होनेबल सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट जारी किया गया था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। हमने फिर उसमें यह भी देखा कि जो एक 25 साक्ष्य शपथ पत्र जो दिया गया है,
क्या उस पे कोई कॉपी ऐसी रिसीव कराई गई है? हमने उसमें ये भी देखा कि कॉपी रिसीव कराने के बाद में कोर्ट ने किस तरीके से उसके एफिडेविट को, जो एक 25 साक्ष्य शपथ पत्र है, उसको किस तरीके से साक्ष्य में लिया है, PW1 के बयान के आधार पे लिया है, या जब उसने एफिडेविट अपना दाखिल किया है उस टाइम पे उसने मौखिक साक्ष्य जो है वो अपने ऑर्डर शीट पे लिखाए थे। ये सारी चीजें हमने देखी और देखने के बाद में मुझे पता चला कि जो आदेश हुआ है कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और इसी आदेश के आधार पर CRPC 125(3) की वसूली डाल दी जाती है। वसूली में सिंपल ये रहता है कि साहब आदेश पारित किया गया था और आदेश के मुताबिक भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट क्या करती है, कोर्ट सम्मन कर देती है। सम्मन का कुछ पता नहीं रहता है कि वो पुलिस से भेजा गया है, डाक से भेजा गया है, उसकी तामीला हुई है या नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि सम्मन की तामीला भी नहीं हो पाती है और वो क्या करते हैं, वसूली वारंट जारी कर देते हैं, रिकवरी वारंट जारी कर देते हैं पुलिस के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी वारंट जारी करने के बाद में पुलिस के पास जब वारंट की कॉपी जाती है तो पुलिस अपनी रिपोर्ट में ही लिख देती है कि हम घर पे गए तो घर पे हमें ताला लगा मिला। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पुलिस है, क्या एक सिविल कोर्ट की तरह किसी धन वसूली कर सकती है क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब रिकवरी वारंट, जब वसूली वारंट जब जारी किए गए हैं तो फिर पुलिस को ही किसने अधिकार दे दिया कि उसके घर पे दबिश दी जाए? इन्हीं सारी चीजों के आधार पर हमने आगे मूव किया और मूव करने के बाद उस केस को हमने डिफेंड करने की कोशिश की कि भाई किसी तरीके से ये जो वारंट की कॉपी है वो सामने लाई जाए। तो 3 बार मैंने वारंट के लिए नकल डाली, नकलें मुझे नहीं दी गई। तो मैंने एक जस्ट सिंपल सा एक लेटर दिया। उस लेटर के बाद में जैसे ही वो लेटर गया है तो अदालत क्या करती है कि वो रिकवरी वारंट जो है उस लेटर के आधार पर वो वहीं के वहीं स्टे कर देती है। अब बात आती है ये कि जो रिकवरी वारंट जो जारी किए जा रहे थे उस रिकवरी वारंट में लिखा जा रहा था कि नई दिल्ली की फला फला व्यक्ति के नई दिल्ली की जंगम संपत्ति को कुड़क किया जाए और कुड़क करके पैसा वसूल किया जाए। जो उसकी संपत्ति का भाग हो उस संपत्ति के भाग को बेच के ये भरण पोषण की राशि अदा की जाए। इस तरीके का कुछ था। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस दबिश दे रही थी आगरा में। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था कि जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि नई दिल्ली की जंगम संपत्ति जो उस बंदे के नाम से यानी पति के नाम से है उसको सीज किया जाए, उसको नीलाम किया जाए, उसको कुड़क किया जाए, तभी भरण पोषण की राशि। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो बंदा कभी ना तो दिल्ली गया और ना कभी दिल्ली के लिए उसकी कोई संपत्ति थी। तो यहाँ पे क्या था कि उस वारंट के आधार पर मैंने यहाँ की लोकल पुलिस को एक लेटर दिया और उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए, जब ये नई दिल्ली के लिए आदेश कोर्ट से किया जा रहा है तो फिर आप कैसे दबिश दे सकते हैं यहाँ पे? जबकि न्यायालय को अगर नई दिल्ली के लिए किया जा रहा है तो न्यायालय की जिम्मेदारी बनती थी कि वहां के पुलिस कमिश्नर या संबंधित पुलिस कमिश्नर को ये चीज आदेशित करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस समझ गई इस चीज को और कोर्ट के पास में जब ये लेटर गया तो ये पूरी तरीके से लेटर को पत्रावली में लगाया गया उसमें, और जो उसके जो वारंट थे उनको वहीं के वहीं रोका गया। आगे की पोस्टिंग के लिए अभी बहस जारी है, बाकी का देखते हैं। क्योंकि मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि CRPC 125 के केस में महिला क्या होती है, महिला सोचती है, महिला जानती है कि हमारा पति बेरोजगार है, वो जानती है कि इसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वो जानती है कि ये सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, वो परेशान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक इनकम दिखा देती है और एफिडेविट दे देती है कोर्ट में मुकदमा, ताकि कि कोर्ट ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस बांधे और उस मेंटेनेंस को इकट्ठा करती रहती है। 1 साल करीब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 4 महीने इकट्ठा करती रहती है, ताकि कि एकदम से प्रेशर डेवलप किया जाए, रिकवरी वारंट जारी कराया जाए। तो ऐसा अगर आपके साथ में अगर हुआ और इस तरीके की अगर चीजें आपके सामने आई हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी मेल आईडी पे भेज सकते हैं। मेल आईडी हम आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे दे देंगे। और मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टडी करने के लिए 2,000 रुपये का मैंने चार्ज रखा हुआ है। अगर आप ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं तो ड्राफ्टिंग के लिए
हमने अलग से चार्ज रखे हुए हैं। देखो, मैं आपको ज्ञान फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन हम आपको समय फ्री में नहीं दे सकते। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे हमारे पास भी हैं, और बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनसे कि हमें जूझना है, क्योंकि न्यायालय में भी काम करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। और मैं आपको बता दूं, जो 500 रुपये मैंने 15 मिनट के लिए कॉलिंग का जो चार्ज रखा हुआ है, ये मैंने मजबूरी में रखा हुआ है, क्योंकि सुबह हो या शाम हो या रात हो, कहीं पे भी हो, लगातार लोगों की कॉल आती है। और ऐसी कॉलों से बचने के लिए हमने ये 500 रुपये रखा हुआ है कि आप आइए। अगर जो लोग जेन्युइन होंगे, जिन लोगों को वास्तव में परेशानी है और समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उलझे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, परेशान है, तो वो लोग जरूर समझेंगे इस बात को। लेकिन जिन लोगों को टाइम पास करना है कि हमसे ज्ञान ले लिया, दूसरे से ज्ञान ले लिया, तीसरे से ज्ञान ले लिया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ये सारी चीजें किसी भी टाइम पे कभी भी कॉल लगा देते हैं। मतलब हम लोग एडवोकेट लोग जो है ना, हम लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह गई है। जब चाह तब फोन लगा दिया, जब चाह तब, जैसा हो गया। हम भी पीड़ित रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी पीड़ित हैं, आज भी पीड़ित हैं, पहले भी पीड़ित रहे हैं, लेकिन आज माता रानी की कृपा से आज घर बसा हुआ है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो हमने जो पिछले 13 साल से जो चीजें, नुकसान हमने झेला है, उसकी रिकवरी करना अब बहुत मुश्किल है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करते रहे, ताकि कि हमें भी हौसला मिले और आप लोगों के सामने नई नई चीजें हम लेके आए। क्योंकि ये जो मैं बातें बताता हूँ ना आप लोगों को, ये सिर्फ मेरा इंटेंशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, कि आपको बचाना है, आपके परिवार को बचाना है। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपनी व्यक्तिगत लाइफ में खुद महसूस की हैं, और सिर्फ इंटेंशन इतना है कि आपको बचाना है। आप अगर हमारे वीडियो भी देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपना बचाव नजर आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं और आपके मुकदमे कहाँ चल रहे हैं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे दीवानी कचहरी आगरा में हमसे मिल सकते हैं, वो भी बाकायदा परमिशन लेने के बाद। क्योंकि बहुत से ऐसे फेक लोग हैं। ये 500 रुपए का मैंने क्यों रखा है, उसका एक कारण है। आपकी पत्नी के कोई जान पहचान वाला भी फोन कर सकता है, आपके रिश्तेदार भी फोन कर सकते हैं, आपके विरोधी भी फोन कर सकते हैं, आप भी फोन कर सकते हैं, आपके नाम से कोई दूसरा भी फोन कर सकता है। ऐसी अनवांटेड कॉलों से बचने के लिए मैंने 500 रुपये रखा है। प्लस डॉक्यूमेंट्स स्टडी की जो मैं बात करता हूँ, वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि हमें सामने वाले की जेन्युइनिटी पता चले, कि वास्तव में जिसके केस के संबंध में जो हमसे बात कर रहा है, वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब चलाए हुए हैं, ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन साफ है, जो प्रैक्टिकल चीजें जो हैं, जो आपको बचा सकती है, आपके परिवार को बचा सकती है, इन्हीं प्रैक्टिकल चीजों के आधार पर हम अपने वीडियो बनाते हैं, ताकि कि मास मैसेज में आप लोगों तक ये जानकारियां पहुंचती रहे। धन्यवाद।